जलाल हैदर लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। शुक्रिया जलाल हैदर साहब आपके वक्त का। आज हम समाअत हुई है और इंतहाई गैर मामूली फैसला मंजर आम पर आया है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ऐसा है कि गरीब तो कानून के कटहरे में लाया जाता है, लेकिन ताकतवर और जो कमज़ोर नहीं होता वो तो कानून की गिरफ्त में आ ही नहीं सकता। लेकिन आपको लगता है आज का फैसला एक राइटफुल प्रेसिडेंट है इस नोशन को ब्रेक करने के लिए? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मामला सियासी नहीं बल्कि खालिस्तन कानूनी और अवामी जी। एतमाद का है। इस केस का ताल्लुक किसी जमात, हुकूमत या सियासी इंतकाम से नहीं है, बल्कि रियासती बिल्कुल। तहईद तोशा खाना के कवानीन और अवामी ओहदे के गलत इस्तेमाल से हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो ये केस स्पेशल कोर्ट में चला है और पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 409, दफ़ा 109 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 की दफ़ा 5 सब सेक्शन 2 के तहत इल्ज़ामात साबित हुए हैं इनके ऊपर। और ये जो है वो बेसिकली ये 2021 में, मई 2021 में जो है वो वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो है वो सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जो है वो इनको जो है वो बुल्गारी ज्वेलरी सेट जो है वो गिफ्ट में दिया, जो तोशा खाना प्रोसीजर 2018 के मुताबिक बिल फोर तोशा खाना में जमा करवा दिया जाना था, ताकि उसकी जो है वो सही कीमत का तयन किया जा सके। और यहाँ से जो है वो इनकी बदनीयती जाहिर होती है कि इन्होंने बजाय उस ज्वेलरी सेट को जो है वो तोशा खाना में जमा करवाते, इन्होंने अपने पास रख लिया और अपने पर्सनल सेक्रेटरी जो इनामुल्लाह शाह के जरिए जो है वो एक शख्स को हायर किया, जिसका जो है वो जेवरात में कोई तजर्बा ना मौजूद था। उसके जरिए जो है वो इसकी कीमत लगवाई गई, जो कि 58 लाख उसने इसकी कीमत लगाई और तोशा खाना प्रोसीजर के मुताबिक इन्होंने उसकी आधी कीमत 29 लाख रुपए तोशा खाना में जमा करवाई, जो कि इनकी बदनीति और बददियानती को जाहिर करती है। और इसमें जो है वो दफ़ा 409 अट्रैक्ट करती है। इसके तहत अमानत में खयानत के लिए सुपुर्दगी और बददियानती से ज़ाती फायदे के लिए रखना लाजिम होता है, और इस्तगासा के मुताबिक ये दोनों अनासिर पूरे पाए गए। इसी तरह दफ़ा 109 के तहत जो है वो अबैटर्स जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं, और अबैटर्स जो है वो इसमें बादामात गवाह बन चुके हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी और जो अप्रेजर है सुहेब अब्बासी, उन्होंने जो है वो 164 बयानात रिकॉर्ड करवाए मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें इन्होंने जो है वो तमाम इल्जामात को तस्लीम किया। और इसी तरह जो है वो दफ़ा 5(2) के तहत जो है वो ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुलजिम नंबर 1 इमरान अहमद खान नियाजी ने जो है वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को गैर कानूनी अहकामात दिए और उन पर अमल दरामद करवाया। ये केस किसी एक गवाह पर नहीं बल्कि मुताबिक जराये से हासिल शुदा शवाहिद पर मबनी था, और सरकारी रिकॉर्ड से ये बात सामने आई कि तोहफा जिस्मानी तौर पर फिजिकली जो है वो तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाया गया। निजी अप्रेजर ने खुद तस्लीम किया कि इसके पास जेवरात की बाकायदा महारत ही नहीं थी। कीमत कम लगाने के लिए बाकायदा हिदायत जारी की गई, और इसमें मजीद जो है वो उन्होंने इंतखाब किया कि उनसे जो है वो हिदायत देकर जो है वो ये कीमत लगवाई गई। और इसमें जब मजीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन की गई तो बैनुल-अक़वामी कानूनी मावनत जो है वो MLA के जरिए बल्गारी इटली से हासिल शुदा रिकॉर्ड में ज्वेलरी की असल कीमत जो है वो यूरोज में साबित हुई, जिससे कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तयन मुमकिन हुआ, जिसके मुताबिक जो है वो इस ज्वेलरी की कीमत जो है वो 3,80,000 यूरो बनती थी। और उस वक्त जो है वो 2021 में 1 यूरो 188 रुपए का था, और इस तरह जो है वो 3,80,000 यूरो जो है वो 7 करोड़ 15 लाख समथिंग बनते हैं। और तोशा खाना प्रोसीजर 2018 के मुताबिक मुल्जमान जो है वो इसकी आधी कीमत, जो कि 3 करोड़ 57 लाख समथिंग बनती है, वो तोशा खाना में जमा करवाने के पाबंद थे, जबकि इन्होंने 29 लाख रुपए तोशा खाना में जमा करवाए और सरकारी खजाने को लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। और मैं ये कहता हूँ कि मुल्जिम को जो है वो मुकम्मल कानूनी हक के दिफा दिया गया और अदालती निगरानी में तफ्तीश हुई। गवाहों के बयानात ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिकॉर्ड किए गए और मुल्जमान को सवालनामे दिए गए, और उनके जो जवाब हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए, और आइन के आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। और इसमें जो है वो मुल्जमान को जो है वो अपनी मर्जी की कानूनी टीम जो है वो हायर करने का पूरे इख्तियारात हासिल थे, और उन्होंने कानूनी टीम हायर भी कर रखी थी।
मैं ये समझता हूँ आखिर में तमाम हकाइक, शवाहिद और हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने जो है ये जराइम को साबित होने पर मुल्ज़िमान को जो है वो सजा दी है। और ये जितने जराइम इनके ऊपर जितने सेक्शन इनके ऊपर इम्पोज हुए थे, ये सारे ज़ाती हैसियत में पर्सनल नेचर के क्राइम्स हैं, जो कि आला ओहदों पर बैठकर जो है वो किसी की मावनत के बगैर या किसी के कहने पर ये जराइम नहीं किए गए, बल्कि आज खुद जो है वो ये जराइम किए गए हैं। हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात अवामी ओहदों पर ऐसे कीमती ताहिर मिलते हैं कि इंसान का दिल नहीं चाहता कि इन्हें तोशाखाना में जमा करवाया जाए, लेकिन कानून जज्बात नहीं बल्कि अमानत, दयानत और जवाबदेही का तकाजा करता है। इसीलिए अदालत ने जो है वो तमाम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को इन जराइम का मुर्तकिब करार दिया और कानून के मुताबिक सजा सुनाई है। ये फैसला किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं बल्कि अवामी एतमाद के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और रियासती निज़ाम की खाक के हक में है। जी ये भी कहिएगा जलाल साहब, क्या अब पीटीआई के पास, पीटीआई की क़यादत के पास या बुशरा बीबी के जो बहन है वो भी बाज़-औक़ात बात कर रही होती हैं एक्स पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अब किसी के पास भी इस केस को री अपील करने का मार्जिन मौजूद होगा क्योंकि ट्रायल तो फेयर था, प्रोसेस के थ्रू चला है, वकला को भी पूरी तरह से इजाज़त दी गई है, तमाम गवाहान को भी सुना गया है और बहुत सारे लोग वादा माफ़ गवाह बनकर खुद मंजर आम पर आए। लेकिन क्या अभी भी ये कहा जाए कि ये फैसला नाइंसाफ़ी के ज़िम्रे में आ रहा है? और अगर उनकी जानिब से री अपील की कोशिश की जाए तो इसका फ्यूचर क्या होगा इस फैसले का? क्या कोई रद्द-बदल मुतवक्के हो सकता है इस फैसले में? आरान है वो, उनका तो यही कहना है कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन यहाँ कानून के तकाजे जो है वो तमाम पूरे किए गए हैं और ये सज़ा जो है वो ऐन कानून के मुताबिक है और इसके अगेंस्ट इनके पास अपील का राइट मौजूद है हाई कोर्ट में और फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो इसको असेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला है, इसमें कहीं भी कोई सियासी अंसर जो है वो शामिल नहीं है। जी और जलाल साहब ये भी कहिएगा, क्या आपने कहा कि बिल्कुल भी ये सियासी फ़ैसला नहीं था क्योंकि कानूनी तरीक़ाकार अपनाया गया और पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम इससे मज़ीद बेहतर होता हुआ आपको दिखाई देगा क्योंकि बाकी लोग भी जब इक़्तिदार में आएंगे तो उनको पता होगा कि उनका भी एहतसाब उसी तरह से होगा जिस तरह से बानी पीटीआई का हुआ है, अगर वो करप्शन करते हैं, एम्बेज़लमेंट करते हैं या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो ये एक मैं समझता हूँ कि एक मिसाल कायम की गई है और किसी भी केस में जो है वो मुल्ज़िमान को सज़ा देना जो है वो मकसद नहीं होता, बल्कि ये जराइम को रोकना जो है वो मकसद होता है और इसको मिसाल बना देना ही जो है वो दूसरे जो लोग हैं जो आला ओहदों पर फाइज हैं उनके लिए जो है वो ये आप समझ लें कि एक सबक है। और एक और सवाल आपसे मेरा ये है जलाल हैदर साहब, क्या आम शहरी का निज़ाम इंसाफ पर अब एतमाद बहाल हो जाएगा? फैज़ हमीद का फैसला मंजर आम पर आया और उसके बाद अब बानी पीटीआई का फैसला मंजर आम पर आया, तो इससे ये साबित हो गया कि ताकतवर को भी इंसाफ के कटहरे में उसी तरह से लाया जाएगा जैसे कमज़ोर को लाया जाता है। जो है वो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। के बाद दीगर जो है वो ऐसे फैसले हमारे सामने आए हैं कि जो अवाम के एतमाद को जो है वो कानून के ऊपर जो है वो अवाम का एतमाद बहाल होता नजर आ रहा है और अवाम के अंदर जो है वो खुशी पाई जाती है कि अब जो है वो अनटचेबल्स जो है वो कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसका जो है वो असर जो मौजूदा वक्त में या सदा दौर में जो भी हुक्मरान है या मौजूदा हुक्मरान है उनके ऊपर भी पड़ेगा कि कानून जो है वो उनको देख रहा है, अगर कोई इल्लीगल काम करेंगे तो कानून की पकड़ में आएंगे। जी एक और सवाल जलाल हैदर साहब, जो रिटन फैसला है जिसके हवाले से आपने डिटेल में बात की है आगाज़ में, उम्र की रियायत दी गई है, उम्र कैद की सज़ा नहीं दी गई, आपको लगता है ये जस्टिफाइड फैसला था कि उम्र कैद नहीं सुनाई गई क्योंकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की ही उम्र की रियायत दी गई है? में कोई रियायत नहीं दी गई। मैं समझता हूँ ये कानून के ऐन मुताबिक है और इसमें जो है वो उम्र कैद की सजा भी हो सकती थी, लेकिन ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है कि कोर्ट क्या सजा देती है। जी